साल 2014 में साउथ में एक फिल्म बनी थी। इस फिल्म का नाम होता है येवड़ू। दरअसल फिल्म में मुख्य किरदार निभाया था अल्लू अर्जुन ने। और एक सीन आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा। किस तरह से अल्लू अर्जुन अपनी हीरोइन के साथ एक बस के अंदर फंस जाता है और तभी गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। गुंडों ने न केवल हमला किया, बल्कि वह मारते हैं, पीटते हैं और साथ ही बस में आग लगा देते हैं। जितने भी लोग बस के अंदर बैठे हुए थे, बस धू धू करर जलने लगती है और ज्यादातर लोग जलकर मर जाते हैं। अब फिल्म का आधा भाग तो खत्म हो चुका था। फिल्म का जब आधा भाग शुरू होता है तो पता चलता है कि जो हीरो है अल्लू अर्जुन, वो मरा नहीं बल्कि जिंदा है। पहला किरदार अल्लू अर्जुन ने निभाया था और फिल्म के बाद का जो किरदार शुरू होता है उस किरदार को निभा रहे थे रामचरण। बस चेहरा बदल गया था। एक लड़की इस फिल्म को लगातार देख रही थी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 7 बार लगातार इस फिल्म को देखा और देखने के बाद अपने प्रेमी को फोन किया। कहा कि मैं एक फिल्म भेज रही हूं, इस फिल्म को तुम्हें जरूर देखना चाहिए। अब उसके प्रेमी ने इस फिल्म को देखना शुरू किया और देखकर वो इसी सीन सन पर, जो बस का सीन होता है, उस पर जाकर रुक जाता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, वो भी 8 से 10 बार इस फिल्म को लगातार देखता है। कहते हैं कि बहुत सारी सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में बनती हैं, जो आसपास के माहौल से तैयार किए हुए कोई घटना होती है। लेकिन आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में इस फिल्म से पूरा का पूरा दृश्य चुराया गया था। पूरा का पूरा दृश्य कॉपी किया गया था और उन्होंने कोशिश की थी कि एक ऐसा कत्ल करेंगे कि कत्ल कभी खुलेगा नहीं, कातिल कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन यह भी कहा जाता है कि कत्ल या कातिल या फिर कोई भी क्राइम करने वाला कितना ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन कभी भी क्राइम छिपता नहीं है। अगर पुलिस अपनी सिप आ जाए तो आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, सच्ची घटना है तेलंगाना प्रदेश का एक शहर है नगरकुनल। दरअसल इसी नगरकुनल शहर की एक लड़की, एक महिला है और वह महिला एक हैदराबाद के बहुत मशहूर हॉस्पिटल में जाती है और उस हॉस्पिटल में जाने के बाद एक नर्स से कहती है कि मेरा जो बेटा है, वह बेटा मेरा आईसीयू में भर्ती है और मैं उसके लिए मटन सूप बनाकर ले खाई हूं। जैसे ही वो नर्स यह बात सुनती है, वह खुश हो जाती है। कहती है ठीक है, आप तो नहीं जा सकती, लेकिन आपका बनाया हुआ खाना अंदर जा सकता है। वो नर्स उस मटन सूप को लेकर वहां से अंदर जाती है। आईसीयू में जाने के बाद उस मरीज के पास जाकर कहती है कि तुम्हारी जो माँ है ना, उन्होंने यह मटन सूप भेजा है, तुम इसे खा सकते हो। जैसे ही वह व्यक्ति सुनता है, उसके बाद उसको उल्टियां आने लगती हैं। वो कहता है कि मैं वेजिटेरियन हूं, नॉन वेजिटेरियन बिल्कुल भी नहीं हूं। मुझे मीट, मछली, मांस वगैरह से दूरी रहती है। मैं बिल्कुल भी नहीं खाता। और जब यह बात वो नर्स सुनती है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है। वो उस मटन सूप को लेकर सीधा पहुंच जाती है उसी महिला के पास और जाकर कहती है कि आप कह रही थी आपके बेटे को यह मटन सूप दे दिया जाए, लेकिन आपका बेटा तो मटन सूप खाता ही नहीं है और वो कह रहा है कि वो तो वेजिटेरियन है। महिला को यकीन नहीं हुआ। वो महिला सीधा डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर के पास जाने के बाद कहती है कि मेरा बेटा ऐसा मना कर ही नहीं सकता। शायद ये किसी दूसरे, किसी गलत व्यक्ति को मेरा हाथ का बनाया हुआ मटन सूप दे के आई हैं। लेकिन जो बीमारी थी, उस बीमारी में यह मटन सूप बहुत अच्छे से काम कर सकता था। और डॉक्टर भी यह बात सुनता है तो डॉक्टर को भी यकीन नहीं होता। डॉक्टर कहते हैं कि कुछ ही देर के बाद मैं विजिट करूंगा, इसीलिए आप थोड़ा सा वेट करिए, इंतजार करिए। अब एक काम करना, जब मेरे साथ चलना और जाकर अपने बेटे को खुद अपने हाथ से खिला देना। डॉक्टर की बात सुनकर मां को थोड़ी तसल्ली हो जाती है। मां कहती हैं ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। कुछ देर के बाद एडी वहां जाता है। आईसीयू में जाकर अलग अलग मरीजों से जाकर बातचीत कर रहे थे। इसी बीच में कहते हैं कि जाओ अपने बेटे को ही मटन सूप अपने हाथों से खिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही वह महिला अपने बेटे को मटन सूप खिलाने की कोशिश कर रही थी तो उस लड़के ने साफ इनकार कर दिया कि मुझे ये मटन सूप नहीं खाना है, मैं बिल्कुल भी नहीं खाता।
मैंने आज से पहले कभी मीट मांस मछली कुछ नहीं खाया। माँ ने यह बात सुनी और माँ को यकीन नहीं हुआ कि यह कैसी बात कर रहा है। तभी माँ ने उस लड़के को देखा जिसने एक बनियान पहना हुआ था, क्योंकि उसका जो चेहरा था, उसका शरीर के अलग-अलग हिस्से तेजाब से बहुत बुरी तरह से जल चुके थे। उसकी माँ ने लगभग लाख पिछले 6 दिनों में उसके इलाज के लिए भी खर्च कर दिए थे। और माँ ने जब यह बात सुनी, तो माँ को यकीन नहीं हुआ। यहाँ से सीधा माँ हॉस्पिटल से निकलती है, नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाती है और जाने के बाद कहती है कि जो हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है, वह उसका बेटा हो ही नहीं सकता। उसके बेटे का नाम सुरेंद्र रेड्डी उर्फ एम सुधाकर रेड्डी होता है, जिसकी उम्र लगभग 27 साल के आसपास होती है। पुलिस वालों ने पूरी बात सुनी। पुलिस वालों ने बात सुनने के बाद कहा कि तुम शान हो रही हो, वह तुम्हारा ही बेटा होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी माँ कहती है कि मेरी बेटे की जो बहू है, एक बार उससे बातचीत करो, और बातचीत करने के बाद जब तक तुम बातचीत नहीं करोगे, तब तक वो इस थाने के अंदर ही बैठे रहेगी, यहां से हिलेगी नहीं। पुलिस वालों को लगा कि शायद कुछ ना कुछ मामला गंभीर है, इसीलिए जो उसकी पत्नी होती है, जिसका नाम होता है स्वाति रेड्डी, स्वाति रेड्डी के पास पुलिस जाती है, उससे बातचीत करती है, पूछती है कि आखिरकार क्या मामला है। दरअसल जब यह मां जाती है, 13 दिसंबर 2017 का वाक्य होता है, और उसकी पत्नी से जब बातचीत कर रहे थे, तो पत्नी ने कहा कि अभी 6 दिन पहले की बात है कि उनके चेहरे पर, उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर तेजाब गिर गया था, जिसकी वजह से वह बहुत बुरी तरह से झुलस गए हैं। इनका इलाज चल रहा है। उनकी जो माँ है, उनकी सास है, उसको शायद कोई गलतफहमी हुई है। स्वाति जब यह बात कहती है, तो पुलिस भी थोड़ा सा इत्मीनान कर लेती है। फिर माँ को समझाया जाता है, लेकिन माँ का मन नहीं मान रहा था। माँ ने कहा कि मेरे बेटे के सीने पर जो बाल हैं, वो उतने नहीं हैं जितने उस लड़के के दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पुलिस अब इस मामले को गंभीरता से लेने लगी। अब जो उसकी पत्नी होती है, स्वाति, उसके पास जाती है और उसे सख्ती से पूछताछ करती है। जब पुलिस सख्ती से बात कर रही थी, क्योंकि पुलिस का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग ही होता है, उसने अपने अलग तरीके को जो अपनाया, उसके बाद स्वाति ने जो बोलना शुरू किया है, वो वाकई अपने आप में बहुत भयानक होता है। वो कहती है कि साल 2017 में इसकी सुरेंद्र रेड्डी उर्फ एम सुधाकर रेड्डी से शादी होती है। दोनों ने प्रेम विवाह किया था। उनकी जिंदगी बहुत ही खुशहाल चल रही थी, और यह हॉस्पिटल में नर्स का काम किया करती थी। इनकी जिंदगी ठीक चल रही थी। एक बेटी पैदा होती है, एक बेटा पैदा होता है, और साल 2015 की बात है। साल 2015 में इस महिला की पीठ में दर्द हो रहा था, बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से न अपना बेटी बेटी का ख्याल रख पा रही थी, ना ही पति का ख्याल रख पा रही थी। और जब वह हॉस्पिटल में पहुंचती थी, तो हॉस्पिटल में भी वह सही से काम नहीं कर पा रही थी। डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम्हें कोई तकलीफ है, तो तुम छुट्टी ले सकती हो, लेकिन इस तरह से हॉस्पिटल मत आया करो। लेकिन वह स्वाति कहती कि मैं करूं तो क्या करूं, मेरी पीठ में बहुत तेज का दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, अगर दर्द हो रहा है, तो तुम्हें मेरे कहने से, मेरे एक फ्रेंड है जिसका नाम राजेश है, वो जो फिजियोथेरेपिस्ट है, तुम्हें जाकर उससे मिलना चाहिए, उससे बातचीत करनी चाहिए। जो भी समस्या होगी, इसका समाधान हो जाएगा। साल 2015 का ये वाक्या है। ये डॉक्टर के पास जाती है, यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाती है। वहां जाने के बाद अपनी समस्या बताती है, और जैसे ही समस्या बताती है, वो उसका इलाज शुरू कर देता है। उसे लगातार 3-4 दिन तक यहां फिजियोथेरेपिस्ट के पास आना था, इसके इलाज लेना था। और इसी बीच में इलाज करते करते कब ना जाने इस महिला को एक बार फिर से प्यार हो जाता है। पहला प्यार उसको सुरेंद्र रेड्डी से हुआ था, और दूसरा प्यार प्यार इसको हो जाता है बी राजेश, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट होता है। और जब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, तो अब तक इसकी पीठ में दर्द था, लेकिन पीठ के दर्द के अलावा भी वो कभी कभार उसके क्लिनिक पर आ जाया करती थी। अब इन दोनों के बीच में ना केवल दोस्ती होती है, प्यार होता है, बल्कि
दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बनने लगते हैं। और धीरे धीरे करके ऐसे वक्त गुजर रहा था जब जब इस महिला का, यानी कि स्वाति का पति घर पर नहीं होता था, तब तब वो मौका पाते ही इस अपने फ्रेंड को, यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट दोस्त को बुलाती थी घर पर, और दोनों इत्मीनान से रहते थे। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, अचानक ही यह इसका जो पति होता है, सुधाकर रेड्डी, वह घर आ जाता है और अपनी पत्नी को उसके साथ वो आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। अब इसका जो पति होता है, सुधाकर रेड्डी, वह अपनी पत्नी स्वती से कहता है कि जो हुआ है सो हुआ है, इसे यही खत्म कर दो, और यह जो कर रही हो वह तुम बहुत बुरा कर रही हो। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को समझाता है और उसकी गलती को माफ भी कर देता है। लेकिन वह महिला होती है कि उसको मौका चाहिए था। किस तरह से वह अपने अपने प्रेमी के साथ रहे, उसके साथ वक्त बिताए। धीरे धीरे करके 2 साल गुजर जाते हैं, और 2 साल गुजरने के बाद अब यह राजेश जो होता है, जो उसका प्रेमी होता है, प्रेमी कहता है कि ठीक है, यहां से भाग चलते हैं, कहीं दूर एक अलग जिंदगी जिएंगे। तुम अपने बच्चों को छोड़ो, पति के पास ही छोड़ दो, मेरे साथ रहो, हम लोग साथ रहेंगे। तभी वह एक दिन बैठे बैठे एक फिल्म उसकी केबल टीवी पर आ रही थी, और उस फिल्म को देखते देखते उसने एक बार नहीं, 7-8 बार उस फिल्म को देखा। और 7-8 बार फिल्म देखने के बाद कहा अपने प्रेमी से कि तुम्हें भी ये फिल्म देखनी चाहिए, किस तरह से एक हीरो, जो एक पिक्चर में हाफ तक कुछ और चेहरा दिखाया जाता है, हाफ के बाद कुछ और चेहरा दिखाया जाता है। तब ये प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना अपने पति, यानी कि सुधाकर रेड्डी को मार दिया जाए, और मारने के बाद इसका चेहरा तुम्हें दे दिया जाए। अब इसकी प्लानिंग कर रही थी। उन्होंने प्लानिंग ठीक बिल्कुल जैसे चाह रहे थे, बिल्कुल वैसे ही करते हैं। 27 नवंबर 2017 का यह वाकया है, जब सुबह के 7 बज रहे थे, क्योंकि उसका पति हमेशा देर से सो उठता था। और जैसे ही उसका पति देर से सो उठा, तो उसको एक ऐसा नशीला इंजेक्शन दिया दिया, जिसको नशे का इंजेक्शन लेते ही उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ जाती है। और तभी मौका पाते ही उसके सर पर एक भारी वस्तु मारी जाती है, और भारी वस्तु मारने के बाद उसकी वहीं मौके पर मौत हो जाती है। इसकी लाश को ये कब्जे में लेते हैं, लगभग अपने उस शहर, यानी कि नगरकुंड से, यहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर जंगल की तरफ जाते हैं, और यह प्रेमी प्रेमिका मिलकर उसके शव का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब यहां तक तो सब कुछ ठीक था, अभी तक किसी को पता नहीं चला। अब सुधाकर रेड्डी तो हमेशा हमेशा के लिए मर जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन अब पहचान देनी थी, इस प्रेमी को बनाना था सुधाकर रेड्डी, और इसके लिए वाकत उसके चेहरे पर जगह जगह अब पेट्रोल उसका एक प्रेशर के साथ डाला जा रहा था, और उसके चेहरे पर आग लगाई जा रही थी। कभी चेहरे पर, तो कभी गाल पर, कभी सीने पर। अलग अलग जगह से जब पूरी तरह जल जाता है, ये एक डॉक्टर से जाकर बात की बातचीत करते हैं कि अगर किसी का चेहरा जल जाए तो उसका चेहरा कैसे ठीक होगा। यह हैदराबाद का मशहूर हॉस्पिटल होता है। वो कहते हैं कि ठीक है, उसकी प्लास्टिक सर्जरी कर दी जाएगी, और प्लास्टिक सर्जरी होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी कि जो प्रेमी है, अब उसे पति का रूप दिया जाना था। उसका हॉस्पिटल में इलाज शुरू हो जाता है, और घर वालों को सूचना दी जाती है कि इस तरह से वह जल चुके हैं। और जैसे ही हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, लेकिन वह मटन सूप को पीने से साफ इनकार कर देता है, और मां को यकीन नहीं हो रहा था कि मां के हाथ का बनाया हुआ मटन सूप उसका बेटा बड़े चाप से पीता था, चाप से खाता था। यह आखिरकार मना कैसे कर रहा है? मां को यहीं से शक होता है। पुलिस मामले की जांच करती है, और जांच करने के बाद इन दोनों को, प्रेमी और प्रेमिका को, दोनों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेज रही थी। जब जेल भेजा जा रहा था, तो तब दोनों एक दूसरे के अब तक तो पक्ष में थे, लेकिन जैसे ही पुलिस ने पकड़ा, तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। यानी कि प्रेमी कहता है कि मैं तो इस महिला को लेकर यहां से भागना चाहता था, दूर रहना चाहता था, एक नई जिंदगी जीना चाहता था। लेकिन इसी ने कहा कि मेरे पति को मारकर तुम उसका चेहरा ले लेना, और चेहरा लेने के बाद फिर एक नई जिंदगी, कि हम जिएंगे दोनों बच्चों के साथ, रहेंगे जो बेटा और बेटी हैं। उनको शायद उस लड़के के परिवार वालों ने
यानी कि सुधाकर रेड्डी के परिवार वालों ने लेने से इनकार कर दिया था। इसलिए उस महिला का जो पिता होता है, लिंगा रेड्डी, उस लिंगा रेड्डी ने उन दोनों बच्चों को, बेटा बेटे को, अपने बच्चों की तरह पालना शुरू कर दिया। कहते हैं कि कोई भी बच्चा अपने बिना माँ बाप के शायद अच्छे से पल ही नहीं सकता। कोई भी उनकी अच्छे से खातिर कर ही नहीं सकता। वह अच्छे से उनकी एक नई जिंदगी दे ही नहीं सकता। अब दोनों बच्चों की जिंदगी भी ऐसे ही है। लेकिन जो उसकी प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, दोनों सलाखों के पीछे जिंदगी गुजार रहे हैं, जो उसका, महिला का, यानी कि स्वाति का पति होता है। सुधाकर रेड्डी, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। उन्होंने प्लानिंग तो बहुत ही शानदार की थी। शायद यह मटन सूप अगर वहां हॉस्पिटल में ना पहुंचा होता, तो शायद इस घटनाक्रम का कभी खुलासा नहीं होता। क्योंकि दोनों के जो चेहरे थे, वो लगभग काफी और तरीके से मिलते जुलते थे। दोनों की कद काठी काफी मिलती जुलती थी। दोनों एक जैसे दिखने में लगते थे। लेकिन यह भी कहा जाता है कि क्राइम को कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना कर लिया जाए, क्राइम का भी छिपता नहीं है। और इस घटना में भी ऐसे ही होता है। जब इस घटनाक्रम का खुलासा हुआ, तो लोग को यकीन नहीं हुआ कि एक फिल्म का दृश्य देखने के बाद उन्होंने किस तरह से क्लत कत्ल की प्लानिंग की थी। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है।